हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आपकी तैयारी में हेल्प के लिए आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा ना। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीटली से सॉल्व करते हो तो आई एम श्योर कि आपकी जो भी रैंक आपको आने वाली उस रैंक में आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, रैंक के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नाउ इस डीपीपी को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा, डे 14 का अपना टास्क, डीपीपी नंबर 14। ठीक है, तो इस डीपीपी का पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं। जनरली इसमें क्या तीन सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसके बाद में तीन मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। देन हमारे पास में चार न्यूमेरिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे रखी है और लास्ट में इसका आंसर भी दे रखा है, जो जनरली अपन देते रहते हैं ना। ठीक है, नाउ सभी प्रॉब्लम्स क्या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट वैरायटी की है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर बातें नहीं करते। पहला प्रॉब्लम क्या है, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एफ ये रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है, रियल वैल्यू डेरिवेबल है ना। इस बात का एक मीनिंग होता है, इट इज डेरिवेबल है ना। फंक्शन सच दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एफ डैश जीरो का वैल्यू 2 है, देन फाइंड द लिमिट। ये लिमिट निकालना है, छोटा सा लिमिट है ना। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है अगर आप सही तरीके से समझ पाए तो। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपने टाइम लगाया तो हो सकता है टाइम टेकिंग हो जाए। कुछ कुछ कंसेप्ट है ना, बस वो सीखना बहुत जरूरी है। चलो समझते हैं। तो पहली बात तो क्या है, आपके लिए एक फंक्शनल इक्वेशन यहाँ दे रखा है। फंक्शनल इक्वेशन है, पहले तो मैं फंक्शन एफ एक्स निकाल दूं, एफ एक्स को यहाँ पुट कर देंगे, देन हम लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत बढ़िया तरीका। अब बात है कि फंक्शनल इक्वेशन से एफ एक्स कैसे निकालें। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन से एफ एक्स निकालने की मतलब वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस तरह की है। कई बार आप सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू 1 2 या फिर y इक्वल टू x वगैरह सब ऐसे पुट करके आप निकाल लेते हो। ठीक, कई बार आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से आप फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां से fx निकालते हैं। कई बार आपने देखा हो पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या y कैलकुलेट करके भी हम निकाल मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, देन हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एफ डैश जीरो दे रखा है तो मैं एक काम करता हूँ, ये सब पार्शियली डिफरेंशिएशन लगाता हूँ। क्या दे रखा है हमारे पास में, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर दे रखा है एफ एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये दे रखा है। मैंने क्या किया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएशन और विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता, वो तो मुझे भी नहीं मालूम ना। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट रहेगा, दैट इज f ऑफ y। y एज ए कांस्टेंट है तो यहाँ f डैश x आ जाएगा। x को डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f ऑफ y तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा जब विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो। अब देखो f डैश 0 मतलब x बराबर 0 पर है ना, वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो एट x इक्वल्स टू 0 हमने पुट किया, x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ कितना बन जाएगा, f डैश 0 ये आ गया। ये यहाँ से हटा देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। f ऑफ y 0 जब यहाँ पुट कराएंगे तो y इंटू एफ डैश 0। ठीक है, प्लस साइन, x बराबर 0 पुट कर रहे हैं ना और यहाँ कितना आ जाएगा, f ऑफ y। ठीक है, तो f ऑफ y हमारे पास ये आ गया ना। समझते हैं ना बात को। एफ डैश 0 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वाई बराबर y यहाँ से आ गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ वाई आ जाएगा। एफ ऑफ वाई को इस साइड लेके गए तो दिस इज एफ ऑफ वाई बराबर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ वाई आया। मतलब अगर मैं यहाँ से समझूं कि एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 2x आया। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू अगर 2x आया तो आपको ये लिमिट निकालना है। इट मीन की लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। तो 2x हमने यहाँ डाल दिया sin x। अब देखो यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू निकालने में भी थोड़ा सा पेच है। पेच है मतलब ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको पता है sin x अपॉन x का अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूं जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो भाई इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है। ठीक है, बट सवाल में क्या है कि एक और बात की लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर मैं एग्जैक्ट से बात करता हूँ तो जो लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा होता है तो 1 किस साइड से अप्रोच कर रहा है, 1 एक्चुअली क्या होता है, स्लाइटली लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये मैंने क्यों समझा रहा हूँ, देखो समझो
लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, अगर आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x का लिमिट पूछा जाता तो x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो एक्चुअली 1 को अप्रोच कर रहा है, बट 1 में भी स्लाइटली 1 से छोटा है, तो स्लाइटली अगर 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट पूछा जाता तो 1 आंसर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पूछा जाता तो 0 आंसर आता है। अब ये x अपॉन sin x दे रखा है, तो x अपॉन sin x की बात करें तो भैया sin x अपॉन x अगर स्लाइटली 1 से छोटा है तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है स्लाइटली, है ना, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा, तो ग्रेटर देन 1 हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है। अगर स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा प्रॉब्लम था। नाउ फर्स्ट की बात करें तो बी ऑप्शन सही है एकदम। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, सर्कल है हमारे पास C1, दिस इज सर्कल x स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 12, इंटरसेक्ट द सर्कल, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां तक की बात तो सर्कल समझ में आएगी ना, एट ए एंड बी, ए और बी पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहने वाली बात ये है। एक क्वाड्रिलेटरल ACBD इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग टेंजेंट एट ए एंड बी टू बोथ सर्कल, दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया ना। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है उससे हमने एक सर्कम सर्कल बनाया। ठीक है, तो देन उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, देखो बात को समझो, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। एक सर्कल हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है, इसका सेंटर कितना है, 0,4 मान लेते हैं, ये 0,4 और इसका रेडियस है √12, ये C1 है। दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना आ रहा है, √13 आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, मान लो सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं C2 सेंटर 3,0, मतलब C2 सर्कल ये आ गया, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। ठीक है, इसका रेडियस है √13, इसका रेडियस है √12, मान लो R1 ये मान लेते हैं और R2 ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखो एक बात आप थोड़ा समझो, ठीक है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो आ रहा है टेंजेंट R1 R2 ना, इस पे टेंजेंट कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर से, इस पे टेंजेंट इसके सेंटर से पास करेगा। तो आपने एक बार देखा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो भैया तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री, तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इसके स्क्वायर किया इसके स्क्वायर के दोनों का सम के बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 25 के बराबर आ रहा है। इट मीन कि भैया दोनों सर्कल कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कराया और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कराया, ये मान लो A पॉइंट है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C मान लेते हैं और इस पे टेंजेंट सेंटर से ही पास करेगा, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये इसके सेंटर से पास कर रहा है। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो C पॉइंट D पॉइंट बन जाते हैं। अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, मतलब इन चारों पॉइंट्स से पास करता हुआ क्या होगा, एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा। ग्रीन से बनाता हूं, एक सर्कल ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सर्कल एग्जिस्ट किया। ठीक है, इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, 90 के सामने वाला जो लाइन है ये वाला डायमीटर बनेगा, ये डायमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर आ गया और आपसे पूछा गया है कि डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, 5 आ गया। बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है ना, क्यूट सा परफेक्ट प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया से समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ना, छोटा सा है, आसान सा प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, गिवन द फंक्शन, एक फंक्शन आपको दे रखा है, ऐसे कुछ फंक्शन है। इफ f(x) बराबर 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, देन फाइंड द रेंज ऑफ a, तो रेंज ऑफ a निकालना है। तो f(x) बराबर 0, तो हमने क्या किया, f(x) लिखा हुआ है e⁻2x प्लस साइन ऑफ, e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, e⁻x तो यहां मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ a इंटू x स्क्वायर इंटू e⁻x माइनस ऑफ ax स्क्वायर बराबर 0, ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, बराबर 0 मतलब f(x) बराबर 0, इसके रूट के बारे में बात कर रहा है, तो रेंज ऑफ a निकालना है। अब देखो रेंज ऑफ a निकालना है तो एक काम करते हैं, a को मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूं, तो a को पहले सेपरेट ही कर लेते हैं।
यहाँ से e पावर x कॉमन आ जाएगा, तो e पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर तो बचा e पावर x प्लस 1। a को इस साइड भेजा, ए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, e पावर x प्लस 1 यहाँ से आया, ये से कैंसिल हो गया। e बराबर अगर समझा जाए तो ये e पावर x अपॉन में x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये तो कुछ इस तरह का आ गया ना, a बराबर e पावर x अपॉन x स्क्वायर। अब इस fx बराबर 0 मतलब ये आ गया, तो हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट, मतलब fx बराबर 0 को सॉल्व किया, a के लिए तीन रूट्स आए हैं ना fx बराबर, तो a के लिए मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, एक काम करते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डायग्राम मतलब ग्राफ है ना। अच्छा, इसका कुछ ग्राफ के बारे में कुछ कुछ बातें अगर समझे, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो मतलब ग्राफ हमेशा कैसा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा हुआ है। एक्स बराबर 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा होगा, 0 डोमेन के अंदर नहीं है, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ में। अगर एक्स बराबर 0 अगर डालते हैं हम यहाँ से समझे, एक्स बराबर 0, तो इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसके डोमेन में नहीं है, बट यहाँ तो डोमेन में है ना एक्स बराबर 0। चलो ठीक है, समझाता हूँ आपको, बात समझो। इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, एफ एक्स बराबर या जी एक्स मान लेता हूँ मैं इसको, जी एक्स बराबर ई पावर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला काम तो जी डैश एक्स निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा ई पावर एक्स, यहाँ से आ जाएगा ई पावर एक्स और 2x यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो समझ में आई। अब क्या करना चाहिए, x इंटू ई पावर एक्स तो कॉमन आ रहा है, x इंटू ई पावर एक्स तो कॉमन आया, तो x यहाँ से बचा और माइनस का 2 यहाँ से आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, x बराबर x पावर 4 आया। x से तो ये कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा e पावर x, x माइनस 2 अपॉन में कितना है, x क्यूब आया, ठीक है। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 पर साइन चेंज हो रहा है ना, 2 के बाद में तो प्लस जाएगा माइनस जाएगा, e पावर x को फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस और 0 और 2 पर, है ना, यह है। मतलब क्या हुआ, 2 के बाद में अगर ग्राफ की बात करें तो 2 पे हमारे पास में क्या बन रहा है, 2 के बाद से इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो 2 पे डिक्रीज कर रहा है ना, सॉरी 2 पे मिनिमम बन रहा है, 2 पे मिनिमम बन रहा है, तो 2 पे अगर मिनिमम निकालेंगे तो ई पावर एक्स, एक्स बराबर 2 रखा हमने, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर कुछ ऐसे, और ई पर इंफिनिटी और चेक कर लो ना, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, 0 पे वैल्यू अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, ये तो ई पावर 0 तो बना गया इंफिनिटी, मतलब ऐसे 0 पे अप्रोच कर रहा है ना, 0 पे तो कुछ ऐसे बना डायग्राम, x अगर 0 प्लस की तरफ जा रहा है तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ से कुछ ऐसे डिक्रीज किया, और देन फिर इसका ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 2 के बाद में। अच्छा, x इंफिनिटी को जब अप्रोच कर रहा होगा तो ई बार इंफिनिटी ये कहाँ जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, और ये भी इंफिनिटी को इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है ना, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी अगर बात करें तो ई पावर x अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका निकालें तो इंफिनिटी को इंफिनिटी, तो ये डोमिनेटिंग रहेगा ना, मतलब ये ज्यादा इंफिनिटी को से डोमिनेट करेगा, तो इंफिनिटी पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इंफिनिटी ही आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे जाएगा। वैसे भी चाहो तो देखो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, 2 बार एल एच रूल लगाओ तो ई पावर एक्स या 2x, फिर एक और बार लगाओ तो ई पावर एक्स या 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या इंफिनिटी का अप्रोच करेंगे तो फाइनली एक्स जब इंफिनिटी जाएगा तो इंफिनिटी आ जाएगा, ये बात तो समझ में आई ना। अच्छा, अब एक्स जब 0 माइनस की तरफ है, तो 0 माइनस की तरफ है तो ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो यहाँ से ऐसे कुछ इंक्रीज कर रहा है ना, डायग्राम ऐसे कुछ इंक्रीज कर रहा है और इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आई। ओके, अब देखो पॉइंट ये समझो, जब x बराबर 0 है x बराबर 0, सॉरी वो नहीं, x बराबर जब माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी तो ऊपर वाला पार्ट कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, एक बार माइनस इंफिनिटी है ना, ये माइनस इंफिनिटी है, तो ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 की तरफ जाएगा। मतलब क्या रहा कि इसका अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ये आया, ठीक है, तो हमारे पास में ये आया अल्टीमेटली। अब क्या एफ एक्स बराबर ए की अगर मैं बात करूं ना, ये जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है एक्स बराबर 2 पर आया, तो मतलब ये तो ई स्क्वायर बाई 4 आया, ठीक, ये इसका आंसर रहा, समझो ना बात को, ये इसका मिनिमम वैल्यू है।
उसने बोला है कि इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो मतलब क्या है कि y इक्वल टू e की लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे भी कट करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो एक ऐसा होना चाहिए ग्रेटर देन ऑफ e स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आएगा हमारे पास। तो e स्क्वायर बाई 4, तो दिस इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, देन फाइंड द रेंज ऑफ ए। तो ए कितना जाएगा, सी आंसर आएगा। एक ऐसा होना चाहिए e स्क्वायर बाई 4 से अप टू इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। क्या आंसर दिया है, थर्ड का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स ना, आई होप को समझ आ गया ना। क्या हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम दे रखा है। अब से देखो समझो क्या दे रखा है, let E1 into E3 be 3 independent event associated with the random experiment। तो पहली बात तो क्या बोला, E1 into E3 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट है। मतलब E1 E2 आपस में इंडिपेंडेंट है, E2 E3 आपस में इंडिपेंडेंट है, E3 E1 आपस में, और ये साइमल्टेनियसली आपस में इंडिपेंडेंट है। ऐसा बोलने का फायदा क्या हुआ, कि ऐसा बोलने का फायदा ये हुआ कि अगर E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 आपको लिखना है तो यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लिख सकते हैं। मान लो कहीं पे एक जगह बार लगा दिया तो यहाँ बार लगा दोगे, मान लो 2 जगह बार लगा दिया तो यहाँ बार लगा दोगे। E1 E2 E3 अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये पूरा थ्योरी होता है जो हम क्लास में सीख जाते हैं। आपने नहीं सीखा है, आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने जो बोला इन बातों को याद रख लो ना, अभी काम आएगा ना। 2 महीने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, फिर जैसे एग्जाम हो जाएगा फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूल जाओ। कैसे आया उसका भी कोई दिक्कत नहीं, समझने के बाद भी अब थोड़ा ध्यान ही रखोगे, पहले याद रखो यार, इसके लिए इतनी वसड़ नहीं मचाते ना। अब क्या दे रखा है, सच दैट कि 3 टाइम्स ऑफ PE1 ऐसे कुछ दे रखा है ना कंडीशंस। नाउ अब देखो प्रॉब्लम को समझो। पहली बात तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक कुछ ऐसे मान लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करना ना, एक बड़ा सा नंबर कुछ ऐसे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या ए और बी इसने ले रखा है। एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा ले लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में बीटा ले लेता हूँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गामा ले लेते हैं। ठीक है ना। अब तो अगर यहाँ से अगर समझा जाए 0.3 यहाँ पर लिखा है हमने ना, ठीक है, 3 तो मैंने ऐसे लिखा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो कितना आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बार कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ गामा आ जाएगा, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ अल्फा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और ये 1 माइनस ऑफ गामा आ जाएगा, 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस ऑफ बीटा आ जाएगा, और दैट इज गामा आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, 3 टाइम्स ऑफ। अच्छा देखो यहाँ तक भी समझो, इसमें भी थोड़ा सा समझ सकते हो आप लोग। 3 तो कॉमन ले लिया, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3। इसको मैं कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस इसके होने की प्रोबेबिलिटी, या 1 माइनस इसके होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस इसके होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आप डी मार्गन्स लॉ लगाओगे तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कुछ ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अगर मैं लिखूं तो 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, और 1 माइनस ऑफ गामा, ये कंडीशन आई। अच्छा अगर कुछ इस तरह का है तो इसका मतलब तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब ये 3 ऐसे 1 2 3 4 कंडीशन, मतलब इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया ना, अल्फा बीटा गामा को सिंप्लीफाई करना है ना। तो मैंने तो एक तरीका सोचा। क्या तरीका सोचा, पहला काम तो मैं अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा से डिवाइड करता हूँ, मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना है। ठीक, अल्फा बीटा गामा निकल गया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E3 निकल जाएगा, देन उसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से डिवाइड लगाया 3 अपॉन अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ बीटा बराबर 9 गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये है ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ।
फिर डिवाइड भी ना लगाओ, आप यहीं से देखो इन दोनों को सॉल्व करो, 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा को यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करने से थोड़ा सा आसान सा दिख रहा है ना। चलो अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ एक बार। 3 अल्फा इधर आ जाएगा, माइनस का 3 अल्फा इधर आएगा, तो कितना बन जाएगा 6 अल्फा यहाँ से बना और बराबर में 3 यहाँ से बना, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आया, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ तो क्या रहा हमारे पास में 1 माइनस माइनस का 3 बीटा इधर जाएगा, प्लस का 4 बीटा तो इधर आ जाएगा, बराबर में 3 यहाँ से आ गया, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। माइनस का 9 गामा इधर गया, तो प्लस का 12 गामा यहाँ से आ जाएगा, बराबर 3 यहाँ से आया, गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। दिस इज आंसर। मतलब अल्फा बीटा गामा का ये वैल्यू आया। अल्फा बीटा गामा का अगर ये वैल्यू आया तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हमें से फाइंड आउट करना है। ये तो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अल्फा 1/, यहाँ 3/4, 3/4 सॉरी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ रहा है 1/4 आया है। रिक्वायर्ड है मुझे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, E1 E2 E3, फिर E2 E3 E1 मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं ना। ये E1 है, ये E2 का प्रोबेबिलिटी था और ये E3 का। यहाँ लिखेंगे हम 3/4, 1/4 और 1/2, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखेंगे E3 के बाद में E3 का प्रोबेबिलिटी लिखा 1/4, E3 के बाद में E1 का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/2 और देन फिर 1/3/4 ये दे रखा है, मतलब इसका वैल्यू हमसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, काम करते हैं। सभी रो से यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ, 1/4 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1/4 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 1/4 कॉमन लेते हैं। 1/4 कॉमन लेने से फायदा क्या होगा, यहाँ तो आ जाएगा 1/4 क्यूब, 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। 1/4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। 1/4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक बात है ना। 1/4 अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक ही लाइन में सॉल्व करते हैं। 2 इंटू यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, 3 माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 आया, माइनस साइन ऑफ 3 इंटू, ओके। 9 यहाँ से बना और माइनस का 2 यहाँ से बना तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 यहाँ से आया, प्लस साइन 1 इंटू, तो इसको छोड़ेंगे तो 6 यहाँ से आया, -1 यहाँ से आया तो 5 आ गया, ठीक है। तो 1/4 तो मैंने यहाँ से लिखा, माइनस का 2 यहाँ से आया और माइनस का 10 यहाँ से आया, और ये 4 क्यों लिखा हुआ था, प्लस का 5 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओके। माइनस का 12 तो यहाँ से आया, 4 क्यूब, -12 यहाँ से आया, प्लस का 5 किया तो माइनस का 7 यहाँ से आया, मतलब ये तो 7/64 लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ में। अगर सब कुछ कैलकुलेशन सही है ना, यहाँ 3 लिखा हुआ था, यहाँ पर इतना लिखा हुआ था, यहाँ लाइन लिखा हुआ था, 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सही बात है, कैलकुलेशन तो ठीक है। A/B है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस तो कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो यहाँ पर मॉड लगा देंगे, मॉड लगाने के बाद में ठीक है मॉड आ जाएगा, तो प्लस साइन 64 में +7 अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 + 1 तो 71 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास A+B कितना है 71 आना चाहिए, लीस्ट वैल्यू ना, शायद यही होना चाहिए आंसर, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ गलती है तो फिर आप लोग चेक करना। 41 आ रहा है, 41 1 1 1 1 1 1 1, या तो कोई आंसर गलत है या फिर मैं गलत हूँ, कोई तो गलत है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आंसर, कहीं पर भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं मचा दी हमने, थोड़ा चेक कर देता हूँ। चलो मैं फटाफट से ना 3 इंटू अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 1 माइनस बीटा यहाँ पर ठीक है, 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 गामा यहाँ पर ठीक है, ये बात ठीक थी। डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 अल्फा, 3 यहाँ पर बचेगा तो माइनस का 6 अल्फा, अल्फा का वैल्यू ठीक है, यहाँ से माइनस का 3 यहाँ से यहाँ से हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 12 गामा ठीक है, यहाँ से 1/4 आ जाएगा, 6 बात सही थी। 1/4 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 1/4 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 1 और यहाँ 2 आ जाएगा, 1/4 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा, सही बात है, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर लेना बच्चों ना एक बार ना, इसको 1/4
16 वो करेंगे 64 है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं ना, पर ये सॉल्व हो जाएगा ना, कंसेप्ट भाई आप समझ गए ना, कहीं ना कहीं उसका कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ कहीं मिस्टेक है ना, या तो आंसर में भी मिस्टेक हो सकती है ना, हम श्योर है ना, ठीक है। पर हाँ मुझे अपने मेथड पे श्योर हूँ कि सही है मेथड, ठीक है, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो गया वो तो चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन है ना, क्या दे रखा है, एफ आर टू माइनस ऐसे कुछ दे रखा है, मतलब फंक्शन एफ ऐसे डिफाइंड है, ये फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्टीमेटली काम की बात तो ये है ना, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू 2 है, एरिया इंक्लोज बाय y बराबर fx एंड द x एक्सिस एंड x बराबर 2 3 8 a प्लस ln p है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमें सिंपलीफाई करना है। तो पहली बात तो क्या, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी सिंपलीफाई करना होता है तो आपको लॉजिकली जाना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप जाओ। क्या बोल दिया सर आपने, लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है समझाते हैं। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ dx प्लस dy दे रखा है, पहले तो लिख लेते हैं पूरा, और यहाँ x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर दे रखा है dx, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या है कि जब आप जाते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमेशा सोचा करो, पहला पॉइंट तो सोचा करो, पॉइंट नंबर 1 कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है, एलडीई तो नहीं है, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा करके सिंपलीफाई तो नहीं होगा। मतलब 5 तरीके होते हैं ना, जनरली मैं इसको फॉलो करता हूँ। अब देखो यहाँ पर डी एक्स प्लस वाई, ये एक मेरे लिए एज ए हिंट की तरह काम कर रहा है, डी ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर में कितना लिखा हुआ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद में तो 2x तो यहाँ है और x प्लस वाई dx है, तो मैंने एक काम किया, पहले इसको x प्लस वाई से डिवाइड लगाया, बाकी के बाद में समझेंगे। x प्लस वाई से डिवाइड लगाया तो 2x dx तो यहाँ से है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ dx प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई, x प्लस वाई को होल स्क्वायर से डिवाइड नहीं लगाया ना, x प्लस वाई से डिवाइड लगाया, x प्लस वाई dx यहाँ तक लिखा। अब देखो x प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी एक्स यहाँ पर आ रहा है, 2x dx यहाँ से है, इधर लिखेंगे तो x dx और माइनस का y सॉरी क्या दे रखा है, कहीं कुछ गलती की है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx याद रखा है dx, ठीक है dx ही है यहाँ पर भी। 2x स्क्वायर dx यहाँ पर लिखा हुआ, x dx यहाँ पर लिखा हुआ, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x dx यहाँ से बचा, और दूसरा टर्म हमारे पास क्या लिखा हुआ, y dx यहाँ लिखा हुआ और y dx इधर भी लिखा हुआ है, तो कैंसिल ही हो गया ना। समझ लीजिए पॉइंट को, एक सेकेंड रुको, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से समझ रहे हो, यहाँ से देख रहे हैं, x dx तो यहाँ से आ रहा है और 2x dx यहाँ से आया, x dx आया, माइनस ऑफ यहाँ से आया y है ना, ठीक है ना, और उसके बाद में कितना आ रहा है, dx आ रहा है, y dx ये आया, y dx यहाँ से x dx, ठीक है, और बराबर में इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि x स्क्वायर, तो मैंने ऐसे लिखा ना, और d ऑफ x प्लस वाई अपॉन में कितना लिखा हुआ है, x प्लस वाई यहाँ लिखा हुआ है, x माइनस वाई dx, ओके कहीं कुछ गलती, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ तक आ जाएगा, x माइनस वाई dx तो यहाँ से लिखूंगा, चलो ठीक बात है, चलो समझते हैं, कुछ कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ तक तो सही लिखा हुआ है, x माइनस वाई dx है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, इसको dx और dy ही रहने दिया फिर से ना, dx को और डिवाइड लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 1 प्लस dy अपॉन dx, देखो कुछ ऐसे बन गया है, तो क्या क्या बन रहा है ना, जो जो बनते आ रहा है बनाते चलते हैं ना,
एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ डिवाइड लगा दिया, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ये तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, बहुत रूट लेवल पर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर तो यहाँ से लिखा मैंने, माइनस ऑफ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर ये लिखा है ऐसे एडजस्ट करके ना। इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स, यहाँ से प्लस का वन अपॉन वाई और प्लस का सी आया, ये है अल्टीमेटली। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। 2x इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ से लिखा हुआ है, dx यहाँ पर ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस dy x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx। ठीक बात है, मैंने क्या किया पहले x प्लस वाई से डिवाइड लगाया, तो x प्लस वाई से अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ तो 2x dx यहाँ से आ जाएगा, x प्लस वाई का टर्म यहाँ से आ जाएगा, x प्लस वाई यहाँ से आ जाएगा। सही बात है ना, x dx यहाँ से बना, 2x dx यहाँ से बना, एक कट गया यहाँ से, और ये y dx माइनस का यहाँ से आ गया, इसको इस साइड लेकर। ठीक बात है, यहाँ तक भी इसको देखा तो dx यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर dx प्लस dy यहाँ लिखा, तो dx से डिवाइड भी लगा दिया, तो यहाँ dx 1 प्लस ऐसा कुछ बटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर, सब कुछ सही है ना, मुझे तो कहीं कोई गलती नजर नहीं आई ना। उसके बाद में आप समझते हैं क्या दे रखा है, f ऑफ 2 का वैल्यू 2 दे रखा है ना, x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, x का वैल्यू अगर 2 रखा तो y का वैल्यू भी 2 है। चलो ठीक है, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू भी 2 रखा, तो माइनस का 1, तो यहाँ से भी 2 आया, प्लस का c आया, तो ये c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, माइनस 1/2 आया, तो c का वैल्यू -1 आया। ठीक है, तो c का वैल्यू -1 मैंने यहाँ रखा, माइनस एक्स प्लस बराबर में 1/y और -1। ठीक है, इस तरह से लिख लिया ना। अब इसका समझते हैं डायग्राम में, 1 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो 1 माइनस 1/x तो यहाँ से लिखा, 1/y यहाँ लिखा, इसका एलसीएम ले लिया तो x माइनस 1 अपॉन में x यहाँ से आ जाएगा, 1/y आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, x अपॉन x माइनस 1 आया। ये आया हमारे पास डायग्राम y बराबर। ठीक है, तो इसका तो मैं डायग्राम बना सकता हूँ ना, बहुत आसानी से डायग्राम बनाया जा सकता है। कैसे, एक काम करते हैं, इसमें -1 प्लस 1 कर देता हूँ, तो 1 प्लस 1 अपॉन ऑफ x माइनस 1 लिखा हुआ है। फिर स्टूडेंट हमारे पास में क्या आ गया, y बराबर, तो ये आ गया ना, ये आया ना, ये आ गया y बराबर। एक काम करते हैं, एरिया निकालना है हमें, कहाँ से निकालना है, x बराबर 2 से लेकर के 3 के बीच में, fx और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया। ठीक है, तो ये तो डायग्राम बहुत आसान सा है ना, y बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 अपॉन ऑफ x माइनस 1। ठीक है, x बराबर 2 से लेकर के 3 तक। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आपको उसका डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है, 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर ही रहेगा। ठीक है, कभी ऐसे नीचे वगैरह नहीं आ रहा, वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है। तो एरिया जब लिखना है तो एरिया में इसका डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 2 2 3 बाई डॉट डी एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में डी एक्स, ये इसका एरिया है ना। डी एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात का ध्यान रखें, तो 2 2 3। ठीक है, तो चलो वैसे पुट कर ही देते हैं, जब लिखा है तो सिस्टमेटिक, 3 प्लस ln2 ये आ गया, माइनस ऑफ 2 प्लस ln1 तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस ln2 आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा है। अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम क्या दे रखा है, 1 प्लस ln2 ना, तो 1 प्लस ln2 दे रखा है, तो a और b नेचुरल नंबर है, तो a का वैल्यू 1 आया और b का वैल्यू 2 आया, तो a प्लस b कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आंसर है हमारे पास 3। ठीक है, तो 10th का क्या आंसर दिया है, 10th का आंसर 10th का 3 आंसर है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट, 10th का 3 आंसर तो सही एकदम बिल्कुल करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस डीपीपी को सॉल्व करने के बाद में काफी मजा आएगा, कुछ बातें आपको सीखने को भी मिली होंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।